ओके, तो बच्चों आज से हम क्लास 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बच्चों ये यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आइए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। फिजिक्स बच्चों साइंस की एक ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमेनास होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं और उससे जो भी लॉस गवर्न होते हैं उनकी हम स्टडी कहां पर करते हैं? उनकी स्टडी हम नेचर के अंदर करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहां पर, नेचुरल फिनोमेनास। नेचुरल फिनोमेनास यानी क्या? तो हम ये नेचुरल फिनोमेनास हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, कहीं हवाएं चलती है, पानी बहता है, कहीं भूकंप आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फिनोमेनास है। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष निकलता है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेनास है। तो ये नेचुरल फिनोमेनास होते हैं, इनकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसे हम अपने लैब में दोहराने की कोशिश करते हैं और जब ये लैब में दोहराई जाती है तो हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं लॉज। तो जब हम ये लैब में दोहराने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है और जब हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं मतलब हम क्या करते हैं? तो किसी चीज के साथ या इंटरनेशनल एक्सेप्टेड चीज के साथ हम उसे कंपेयर करके देखते हैं कि जैसे मुझे ये चीज है, इस चीज की मुझे लेंथ गिननी है। तो लेंथ क्या हो गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। मुझे इसकी लंबाई गिननी है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक स्केल लूंगा और उसके साथ इसे कंपेयर करूंगा। तो मैंने क्या किया? इसे कंपेयर कर दिया, है ना। तो जब हमें कोई चीज मेजर करनी होती है तब हम क्या करते हैं? किसी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज के साथ उसे कंपेयर करके देखते हैं और फिर बताते हैं हम इसका लेंथ इतना है या इसका मास इतना है। ये सब हम चीजें इसको बताते हैं। अच्छा, जब हम कोई चीज गिनते हैं तो वहां पर एक चीज आती है, वो होती है यूनिट। वो होती है यूनिट। तो यहां पर जो चीजें हम गिन सकते हैं, जो चीजें हम गिन सकते हैं उनको तो हम कहते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इसके पास मास है, इसके पास लेंथ है, ठीक है। ये चीजें हम गिन सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं आज बहुत खुश हुआ, मैं कितना खुश हुआ ये मैं नहीं गिन सकता हूं। मुझे आज बहुत गुस्सा आया, मुझे कितना गुस्सा आया ये मैं नहीं गिन सकता हूं। तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटीज को हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जब फिजिकल क्वांटिटीज हम गिनते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें आती हैं। एक आता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। एक होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। ये नंबर और यूनिट मिला के बनता है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर और यूनिट मिलके क्या बनता है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लीजिए मुझे गिनना है मास। मास एक बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम मास बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? 2 किलो। क्या हम कभी दुकान में जाके बोलते हैं भैया मुझे 2 चावल देना? नहीं ना। तो हम बोलते हैं कुछ
नंबर बोलते हैं, उसके सामने उसका यूनिट बोलते हैं, ये होता है उसका यूनिट। जैसे हम कहेंगे मुझे 100 ml दूध देना या मुझे 1 किलो शक्कर देना, तो यहां पर क्या आता है, एक नंबर आता है और दूसरा होता है उसका यूनिट, और ये चीज बन के बनती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जब नंबर और यूनिट मिलके बनता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो यहां पर हमने लिखा 2 और लिखा केजी। तो केजी क्या है, केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, किसका, मास नापने का स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। ये क्या है, तो पुराने जमाने में बच्चों बहुत सारे यूनिट्स हुआ करते थे। हम जो यूज करते थे वो यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम, हम यूज करते थे एफपीएस सिस्टम। फ्रांस और फ्रांस अलाइड कंट्रीज में यूज होता था एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम, और रिसेंटली हम यूज करना चालू किए ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसको फ्रेंच में वर्ड है सिस्टम डे इंटरनेशनल। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। पहले के जमाने 200 से 200-300 साल पहले अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज किया जाते थे। जैसे आप अभी अपने घर देखोगे तो आज भी हमारे घर 10 बाय 10 के कमरे बनते हैं। वो 10 बाय 10 क्या होता है, 10 फुट बाय 10 फुट। ये जो फुट पाउंड सेकंड है ये कहां पर यूज होता था, तो ये ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने जिस देशों पे राज किया था वहां पर ये यूज हुआ करता था। जैसे हम वजन भी बोलते थे या ब्रेड भी गिनते थे तो ब्रेड भी हमारी पाउंड में गिनी जाती थी, तो ये था फुट पाउंड सेकंड। ये एमके सिस्टम कहां पर यूज होता था, तो फ्रांस और फ्रांस अलाइड कंट्रीज जो थे वहां पर एमके सिस्टम को यूज किया जाता था। और सीजीएस सिस्टम जनरली कहां पर यूज होता था, तो सीजीएस सिस्टम केमिस्ट्री में यूज हुआ था, मोस्टली केमिस्ट्री में यूज होता था। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स हुआ करते थे, इसके कारण दिक्कतें बहुत आती थी। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड से एक प्लेन निकला है पेरिस की तरफ, जब वो इंग्लैंड से जा रहा था तब उसकी स्पीड थी 200 माइल्स पर आवर। फ्रांस वालों ने देखा, जैसे जैसे फ्रांस पास में आया, फ्रांस वालों ने देखा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने पायलट को फोन करके कहा कि भैया आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप अपनी स्पीड कम करिए और उसे करिए 300 किलोमीटर पर आवर। अब पायलट को कन्वर्जन आता हो तो ठीक, नहीं तो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, ये 200 माइल्स पर आवर ज्यादा है या 300 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, और इनका कन्वर्जन करें तो कैसे करें। ये भी बच्चों में पायलट को प्रॉब्लम आ जाएगी। और ऐसी बहुत सी दिक्कतें डे टू डे लाइफ में, एक कंट्री से जब आदमी दूसरी कंट्री में जा रहा था तो उसे आ रही थी। तब 1971 में 14वीं इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह डिसाइड हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक ही सिस्टम को यूज करेंगे, और वो कौन सा था, सिस्टम डे इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल सिस्टम को यूज किया जाता था, राइट। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं।
तो चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, राइट। तो बच्चों 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले तो देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मास, क्या मुझे मास बताने के लिए टाइम बताना पड़ता है? 2 बजे मेरा वजन 70 किलो, 4 बजे मेरा वजन 90 किलो, ऐसा बताते हैं। क्या मुझे टाइम के लिए लेन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो जहां पर दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बताने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। पहली क्वांटिटी है लेंथ। पहली क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? लेंथ। दूसरी क्वांटिटी है बच्चों मास। तीसरी क्वांटिटी है बच्चों टाइम। चौथी है टेम्परेचर। पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट। छठवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब अगर लेंथ देखा जाए तो लेंथ का यूनिट आता है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, लेंथ का यूनिट आता है मीटर। मास का यूनिट है बच्चों किलोग्राम। टाइम का यूनिट है केल्विन, सॉरी टाइम का यूनिट है सेकंड। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एकदम से, है ना। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट आता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है बच्चों मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है कैंडेला में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में आती है? कैंडेला। ठीक है, अब इसके यूनिट्स भी लिख लेते हैं साथ साथ। सॉरी यूनिट्स लिख लिया, अब इसका सिंबल भी लिख लेता है। मीटर का सिंबल आता है एम। किलोग्राम का सिंबल है केजी। सेकंड का सिंबल है एस। केल्विन का सिंबल है के। एम्पियर का सिंबल है ए। मोल का सिंबल है MOL। और कैंडेला का सिंबल है CD। तो ये बच्चों जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। एक एक करके आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बच्चों, ये होता है मोल, है ना। इसका यूनिट क्या है? मोल। और ये हम केमिस्ट्री में बहुत यूज करने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में पूरी तरह से मोल को हम यूज करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कोई बल होता है, उस बल की चमक हमें गिननी है, तो वह हम कैसे गिनेंगे? उसका यूनिट है कैंडेला, राइट। अब ये कैंडेला कैसे आया बच्चों, या यूनिट कैसे आया, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। बाकी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन ये चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, तो फिर भी थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए मैं इसे बता देता हूं, राइट।
तो मुझे एक बल की चमक गिननी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक बल की चमक गिननी है। ये मान लीजिए बल है यहां पर, इस बल की मुझे चमक गिननी है कि ये कितना रोशनी देता है या इसको जलाने के बाद कितना ये रोशनी प्रदान करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बल को जलाऊंगा और इसके बीच में यहां पर मैं एक पेपर रख दूंगा। राइट, मैंने क्या किया, बल जलाया और यहां पर एक पेपर रख दिया इस तरह से। ठीक है, यहां पर बल है, यहां पर अब इस बल पेपर के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक ग्रीस का दाग लगा दूंगा। राइट, जब हम ग्रीस का दाग लगाएंगे तो इस साइड से देखेंगे तो यहां पर ये ग्रीस का दाग हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इस तरह से दिखेंगे इस साइड से तो हमें वो ग्रीस का दाग चमकते हुए देखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पर कैंडल्स को रख देंगे। ठीक, जब हम यहां पर एक कैंडल जला के रख देंगे तो हम देखेंगे ये ग्रीस का दाग है ना, थोड़ा सा फेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ऐसे रखते जाएंगे। और कब तक रखेंगे, जब तक ये इतनी कैंडल रखेंगे जब तक ये दाग दोनों तरफ से गायब ना हो जाए। जब तक ये दाग दोनों तरफ से गायब ना हो जाए उतनी हम कैंडल रखेंगे। और जब हमने सफिशिएंट अमाउंट में कैंडल रख दी तो हम देखेंगे कि क्या दाग दिख रहा है। जब हम वो दाग नहीं दिखेगा तो मान लीजिए वो दाग गायब हो गया 20 कैंडल रखने के बाद। मान लीजिए वो दाग गायब हो गया 20 कैंडल रखने के बाद, तो हम कहेंगे इस बल्ब की चमक कितनी है, 20 कैंडेला। इस बल्ब की चमक कितनी है, 20 कैंडेला। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद आता है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चों ऐसी क्वांटिटी है जो कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके बनती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती है। वैसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे हमने कहा स्पीड, हमने क्या कहा स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस है लेंथ और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है और दूसरी टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पर स्पीड क्या बन रही है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बन रही है। तो इसका अगर यूनिट देखें तो इसका यूनिट आएगा मीटर और इसका यूनिट आएगा सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड और इसी को ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, उसी तरह से अगर हम देखें एक्सीलरेशन, अगर हम लिखें एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी बच्चों एक ही होती है, बस इसके अंदर डायरेक्शन होता है और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। आगे चल के हम ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से देखेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे उस टाइम पर। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर वेलोसिटी देखें तो लेंथ अपॉन टाइम होता है और ये टाइम क्या है, सेकंड में होता है। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। उसी तरह से फोर्स होता है,
फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो किससे बनती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और दोनों मिला के हमें क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। तो मास कैसे दिखाते हैं, मास हम केजी में दिखाते हैं और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिखाते हैं। तो ये फोर्स का यूनिट बन गया। उसी तरह से हम प्रेशर बता सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अच्छा, अभी हमने फोर्स निकाला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें इसे तो ये आएगा केजी इंटू मीटर टू द पावर -1 पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर टू द पावर -1 सेकंड टू द पावर -2। ये आएगा आपका प्रेशर। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए। इसके बारे में डिटेल में हम डायमेंशंस के अंदर पूरी चीजें फिर से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए कि ये कैसे आया, है ना। ओके, तो ये तो हो गए बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा और दो क्वांटिटीज होती है या दो यूनिट्स होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, और वो दिखाए जाते हैं एंगल के लिए। वो किसके लिए दिखाए जाते हैं, एंगल के लिए, राइट। ठीक, अभी देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बच्चों हमें दो पढ़ने हैं। जनरली तो हमें एंगल ही पढ़ना है। एक होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये दिखाया जाता है बच्चों डी थीटा से, थीटा या डी थीटा से, और ये बताया जाता है डी ओमेगा से, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल समझने के लिए आपको कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा और यहां से एक पोजीशन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ए से मान लीजिए बी की तरफ गया सर्कुलर में, है ना, अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो ये जो पार्ट ट्रेवल करेगा ये होगा थीटा, और मान लो ये है आपका रेडियस, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आर्क। ये क्या बन जाएगा, आर्क। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक, एंगल थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और इसका जो यूनिट होता है ना बच्चों, इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बच्चों, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन खाया होगा, है ना, या फिर और कोई चीज, एप्पल देखा होगा या तरबूज आपने देखा होगा। जब आप तरबूज खरीदते हो तो वो उसे ऐसे चीरा देता है, कट करता है, तो वो कट करके जब बाहर निकालता है तो जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे अगर सॉलिड एंगल की और देखें तो मून की परछाई जब अर्थ के ऊपर गिरती है तो वो जो कोन बनाता है उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, और सॉलिड एंगल दिया जाता है बेटा डी सिग्मा से, है ना, और इसका यूनिट होता है स्टेराडियन। इसका यूनिट होता है स्टेराडियन।
ठीक, ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं है हमारे, बहुत कम कहीं कहीं काम में आएगा, वरना ये पहले चैप्टर की बात तो ये काम में ही नहीं आने वाला। राइट, तो ये होता है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट क्या होता है स्टेराडियन। राइट, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल कुछ और लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।